स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं मुख्य तौर पे कृषि के प्रकार। क्या पढ़ाऊंगा मैं? कृषि के प्रकार। याद करो, इसके पहले के वीडियो में हमने तुम्हें बताया था कृषि क्या है, फसल क्या है, बुआई के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं। और मैंने बताया था कि बुआई के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं: रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। उसके बाद भी फसलों के अलग अलग प्रकार हमने तुम्हें बताया था बच्चों। लेकिन आज के क्लास में हमें पढ़ना है कृषि के प्रकार। सबसे पहले हम जानेंगे कि कृषि कहते किसे हैं। तो भूमि जोतना हो, फसल उगाना हो, मत्स्य पालन करना हो, वानिकी करना हो, इस सब को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कृषि। इसीलिए कृषि से बनता है कृषक। कृषि करने वाले क्या कहलाते हैं जी? कृषक। कृषक का मतलब होता है किसान। अगर कह दे कोई व्यक्ति कि मैं किसान हूँ, तो किसान का मतलब सिर्फ खेती करना नहीं होता है बच्चे। अगर कोई भूमि जोत रहा है, फसल उगा रहा है, खेती कर रहा है, मत्स्य पालन कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, बगीचा लगा रहा है, आम से लेके लीची तक ये सब उगा रहा है, ये सब हमारे किस में आता है? कृषि में आता है। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कृषि कितने प्रकार के होते हैं। तो कृषि का कई प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे निर्वाह कृषि। क्या पढ़ेंगे जी? निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि अलग अलग प्रकार के निर्वाह कृषि हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि हो जाएगा, समझो कि कई प्रकार की कृषि को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे। तो इसमें हम एक एक खंड इसका पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं बोलो? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है बच्चे। पहला होता है आदिम कालीन निर्वाह कृषि और दूसरा होता है गहन निर्वाह कृषि। सबसे पहले निर्वाह कृषि कहते किसे हैं समझो। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, माने जीवन जीने के लिए ऐसा खेती करे कि हम मात्र मेरा जीवन का काम चल सके, जो भी गेहूँ हो, चावल हो, हम आसानी से उपजा ले और हम अपना खा सके, पी सके साल भर तक, तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे, ऊपर ध्यान दो कि निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है। पहला होता है आदिम कालीन निर्वाह कृषि और दूसरा होता है गहन निर्वाह कृषि। तो आदिम कालीन निर्वाह कृषि, इसे हम स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। किस कृषि के नाम से जानेंगे? तो ये किसे कहते हैं तो समझो। आदिम कालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वनों को काट कर की जाती है। यह कृषि का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। मतलब सबसे समझो कि आदिम कालीन का मतलब हुआ कि शुरुआती दौर से, आदिम माने आदमी की जब शुरुआत होती है और वो कृषि करना शुरू करता है, तो उस समय से जो कृषि की पद्धति चली आ रही है उसी हम क्या बोलेंगे जी? आदिम कालीन निर्वाह कृषि। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? इसे ही हम बोलेंगे बच्चे। कहता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यदि हमारा यह पृथ्वी है तो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा के आसपास का ऊपर नीचे का जो क्षेत्र होता है बच्चे, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर समझो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, माने फॉरेस्ट वहाँ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसी को काट कर लोग वहाँ पर जो खेती करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? आदिम कालीन निर्वाह कृषि। कभी यहाँ करेंगे, कभी दूसरी जगह, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, अपने जगह बदलते जाते हैं और कृषि भी करते जाते हैं। कहता है इसमें से समझो कि इस प्रकार की कृषि में, माने स्थानांतरित कृषि में, वन के छोटे भूभाग में वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर उनको जला दिया जाता है। भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर किसी दूसरी जगह यह क्रिया दोहराई जाती है। अतः इसे स्थानांतरित कृषि या स्लैश बर्न या झूम कृषि भी कहते हैं। खूब बढ़िया समझ लीजिए, इसे स्थानांतरित कृषि क्यों कहते हैं। आदिम कालीन मनुष्य जो होता था वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पेड़ों को काटकर, झाड़ियों को काटकर और वहाँ खेती करने लगता था। खेती करते करते कई वर्ष तक खेती करता था जब, तो वहाँ की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती थी। तो उन्हें लगता था कि अब यहाँ कुछ उपज नहीं रहा है, तो बगल अपनी जगह को स्थानांतरित कर लेता था, दूसरे जगह को काट कर झाड़ियों को, फिर वहाँ कृषि करता था। वहाँ भी अगर उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाए फिर बगल में। इसलिए इसको स्लैश बर्न या झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया बच्चे?
आज ये क्रिया जब हम करते हैं, अब मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो तुरंत हम गांव से गोबर मंगा लेते हैं और खाद डाल देते हैं, गोबर डाल देते हैं, फिर उसमें उपजाऊपन आ जाता है। समझ में आ गया ना जी? उस कटिबंधीय क्षेत्र में जगह को परिवर्तित कर दिया जाता है। इस कृषि की विशेषता क्या है बच्चे? इसमें कई विशेषताएं कहता है कि इसमें परंपरागत कृषि औजारों का प्रयोग किया जाता है। शुरू में एकदम जो खोदने वाला है वही प्रयोग करेंगे। इस कृषि में मुख्यतः खाद्य फसलें उगाई जाती है और इसमें फसलों के हेर फेर के स्थान पर खेतों का हेर फेर होता है। स्थानांतरित कृषि में क्या करेंगे जी? आज मान लो कि 1 कट्ठा यहाँ जमीन है, यहाँ खेती कर रहे हैं, जब उपजाऊपन खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ करेंगे? जगह को स्थानांतरित करें, बदल देंगे, ठीक है ना, दूसरे जगह, फिर तीसरे जगह, फिर यहाँ। लेकिन अब इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं फसल चक्र पद्धति। इस कमी को दूर करने के लिए हम क्या अपनाते हैं जी? फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या है? साल भर में एक ही खेत में अलग अलग विभिन्न प्रकार के फसलों को रोपना फसल चक्र या फसल चक्रण कहलाता है। इससे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जब किसी खेत में एक ही फसल की खेती की जाती है तो उसकी उर्वरता शक्ति क्या होती है? समाप्त हो जाती है। यही वजह है तुम देखोगे गांव में गन्ने की खेती करने वाले जो लोग हैं 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल खेती करते हैं, फिर इसमें कुछ नहीं उपजता है तो काका कहते हैं कि ऐसा करो, ऊपर से माटी एक छेव कटवा दो, तो ऊपर का मिट्टी एक छेव कट जाता है तो फिर नीचे उसकी उपजाऊपन शक्ति बनी रहती है। नहीं तो उसमें खाद वगैरह डाला जाता है बच्चे, तब उसका मैंने समझो कि फर्टिलाइजेशन हम मंगाते हैं। चल आगे हम पढ़ते हैं इसमें से कि इसमें खेतों का आकार क्या होता है जी? छोटा होता है और इसमें उत्पादन बहुत ही कम होता है। स्थानांतरित कृषि को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। जिसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं उसे विश्व में जब हम जाएंगे तो अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जानेंगे। तुम लोग बोलते चलो। उत्तर पूर्वी भारत में इसे किस कृषि के नाम से जानेंगे बच्चे? झूम की खेती। अर्थात असम के क्षेत्र में जब हम जाएंगे तो वहाँ कौन सी खेती की जाती है? झूम की खेती। मैंने झूम कृषि का मतलब क्या हुआ? स्थानांतरित कृषि। झूम मतलब स्थानांतरित। अब मान लो कि हम करेंगे क्या, वहाँ चाय का बागान होता है। चाय का बागान जो होता है ना, स्थानांतरित कृषि का रूप होता है। चाय का बागान लिए हम लोग पूरा मान लो कि हमने लगा दिया चाय। अब हम क्या करेंगे, 2 कट्ठा खेत में ऊपर की पत्तियां काट लेंगे, ऊपर की पत्ती सब काट लेंगे, उसका चाय बना देंगे। अब पत्ती तो हो गया गायब, तो अचानक से दूसरे जगह पत्ती उगेगा नहीं, तो उस पत्तियों को अब हम क्या करेंगे, 1 कट्ठा आज यहाँ काटे हैं तो कल 1 कट्ठा कहाँ काटेंगे? जगह स्थानांतरित कर देंगे उस खेत में, फिर उसके बाद अगले वाले, फिर अगले वाले। अब तब तक ये पत्तियां फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी? उग जाती है। तो फिर साल 2 साल के बाद से फिर हम इसमें आ जाते, फिर यहाँ काटेंगे, फिर वहाँ काटेंगे, फिर बगल में काटेंगे। अर्थात हम जगह को क्या करते हैं? बदल बदल कर जो खेती करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्थानांतरित खेती। अब पूछता है परीक्षा कि स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में क्या कहते हैं, श्रीलंका में क्या कहते हैं, लाओस तथा वियतनाम में क्या कहते हैं? तो बता सकते हो? बोलो। मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? मिल्पा। मलेशिया व इंडोनेशिया में लादांग, ब्राजील में रोका, श्रीलंका में चेना, चेना नहीं रे, चेना, क्या बोलोगे? हाँ। लाओस तथा वियतनाम में रे, म्यांमार में तुंगिया और कांगो में मसोले। तो इस तरीके से कांगो में क्या बोलेंगे बच्चे? अरे मसाला नहीं रे, मसोले, मसोले। इधर तो नहीं बोल रही रे सर। तो इस तरीके से हम पढ़ लिए स्थानांतरित कृषि या आदिम कालीन निर्वाह कृषि। अब हम पढ़ेंगे निर्वाह कृषि क्या है। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? तो निर्वाह कृषि पढ़ेंगे बच्चे हम लोग, गहन निर्वाह कृषि। अब कौन सा निर्वाह कृषि पढ़ना है? गहन निर्वाह कृषि। समझ, एक होता है निर्वाह कृषि, हमारे पास मान लो खेत ज़्यादा है और हम सोचते हैं कि भाई हम उतने ही खेत में खेती करेंगे
जिससे साल भर हमारा निर्वाह हो सके, साल भर हमारा भोजन पानी चल सके, तो उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। समझ में आ गया? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन कृषि? गहन निर्वाह कृषि। तो जो लिखा है पहले उसको समझा देता हूँ बच्चे। कहता है गहन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में की जाती है। इस कृषि में अधिक जनसंख्या, यहाँ याद रखना, छोटे छोटे खेतों में रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज, सिंचाई, फसल चक्र के माध्यम से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है। कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन करना इस कृषि का मुख्य उद्देश्य है। समझो बच्चे, इस चीज को समझो। मानो कि तुम में से कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसके पास समझो कि खेत कम है और घर में लोगों की संख्या अधिक है। खेत कम है और आदमी की संख्या अधिक है, तो हम तो यही नहीं चाहेंगे हम लोग का जितना खेत है उसी खेत में रासायनिक खाद का प्रयोग कर दे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर दे, हाइब्रिड बीज के इस्तेमाल कर दे, सिंचाई के इस्तेमाल करके इतना उत्पादन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर लें कि हमारे पूरे परिवार का खर्चा आसानी से चल जाए। तो इसको कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। समझ में आ रहा है? अगर आदमी हमारे घर में कम है और खेत ज़्यादा है तो हम लोग सब खेत बटैया दे देते हैं, कहते हैं कि हमको उतना ही चाहिए जितना साल भर में काम चल जाए। उसे कहते हैं निर्वाह कृषि, जितना में हमारा निर्वाह हो सके। लेकिन गहन निर्वाह किसे कहेंगे बच्चे? जब आदमी की संख्या ज़्यादा हो, जनसंख्या ज़्यादा हो और खेत कम हो, तो उसी कम खेत में उत्पादन इतना गहन कर देंगे, इतना ज़्यादा कर देंगे कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति उसी से हो जाए। तो उसे हम कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। समझ गए बच्चे ठीक से? कहते हैं गहन कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफ़ी अधिक होता है और इस प्रकार के खेतों का आकार क्या होता है बच्चे? देख लो, ये डबल पेज हो गया है, इसी को हम आगे बढ़ेंगे बच्चे फिर से। हाँ, इसे पढ़ेंगे। इस प्रकार की कृषि कहाँ कहाँ की जाती है? देखो, भारत, जापान, चीन, मलेशिया, बांग्लादेश आदि देशों में की जाती है। समझ में आ रहा है बच्चा ठीक से? मतलब देखो, जापान जैसा देश मुख्य तौर पे, वहाँ तो गहन निर्वाह कृषि इतना होती है बच्चे कि छत पर ही लेयर पे लेयर बना देते हैं और समझो कि छत ही पर गहन निर्वाह कृषि करके अपने लायक वो उत्पादन कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो गहन निर्वाह कृषि कौन करेगा बच्चा? जिसके पास खेत कम हो और आदमी की संख्या ज़्यादा। क्लियर है जितना? अब हम पढ़ेंगे रोपण कृषि। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? प्लांटेशन फार्मिंग किसे कहता है? यह कृषि का विशिष्ट रूप है। अलग अलग रूप पढ़ा दिया हम बच्चे। पहले हम पढ़े थे आदिमकालीन निर्वाह कृषि या निर्वहन कृषि। आदिमकालीन निर्वाह कृषि को हम स्थानांतरित कृषि भी बोले थे। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? रोपण कृषि। कहता है यह कृषि का एक विशिष्ट रूप है जिसमें पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्य के लिए नकदी फसलों की कृषि की जाती है। समझ में आ रहा है तुम्हें? ऐसा फसल हम रोपे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे दे और उसको हम बेचकर रुपया पैसा खूब कमाएं, तो उसे हम कहते हैं रोपण कृषि। जैसे मान लो गेहूँ हम लोग इसीलिए रोपते हैं ना जी, खूब बेचेंगे। नाम ऐसे हिलाओ बच्ची, सब में हाँ मत हिलाओ। गन्ना रोपते हैं, आ रहा समझ में ना? गेहूँ तो खाने के लिए, लेकिन गन्ना खाने के लिए नहीं। किस लिए? बेचने के लिए। मूंगफली बेचने के लिए, अफीम बेचने के लिए, तरबूज बेचने के लिए। ये सब खेती ही होता है बच्चा। अभी तरबूज की खेती हम लोग करेंगे खाने के लिए, क्या बेचने के लिए? अब इसमें समझो, कहते हैं इस प्रकार की कृषि में विशाल क्षेत्रफल में किसी एक प्रकार के फसल के बागान लगाए जाते हैं। इसमें भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया जाता है, इसमें पैसा भी लगता है बच्चा। उद्योगों के समान बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि को बागानी कृषि भी कहते हैं। यानी रोपण कृषि को कौन कृषि कहेंगे? बागान लगा देते हैं बच्चे। रोपण कृषि यूरोपीय औपनिवेशीकरण का परिणाम है। कहते हैं रोपण कृषि में क्या क्या आएगा? कहवा पिए हो कि नहीं बच्चे तुम लोग? अरे कॉफी पिया है ना? कॉफी को क्या बोलेंगे? कहवा बोलते हैं, ठीक है ना? चाय नहीं बोले बच्चे, बगल में दिया है चाय, माने चाय बनाकर देखना
स्टैंडर्ड एकदम बारात वारात में जाओगे तुम लोग नेस्कैफे लाओगे, चाय को बढ़िया से बना के ऊपर से थोड़ा छिड़क लोगे, घुमा लोगे, अगर पाइप को तुम मार के उसमें बुलबुला निकाल दोगे तो बोलते कि ये लीजिए, माने भोजपुरी बोलते कि गजा देता है उसको सब, ठीक है ना। तब जाओगे शादी ब्याह में, देख रहे एक पाइप लगाया रहता है, तुम्हारे लिए कॉफ़ी तैयार कर देगा, जग में डालेगा सब चाय की तरह, चाय दूध अब पानी डाल देगा, चीनी डाल देगा, एक पाइप लगा खूब गजगजा देगा, तब तुम्हें देगा, आधा मुंह में जाएगा, आधा नाक में सट जाएगा। ओ व्हाट्स बेस्ट कॉफी, आराम से पीते हैं, ठीक है बच्चे। तो कहवा या कॉफ़ी समझ गए तुम लोग। चाय, कोको देखा है कि नहीं रे सर, कोको खाए हो कि नहीं तुम लोग। अरे तो चॉकलेट खाता है ना सर, डेयरी मिल्क की सबसे पहले तो टूट पड़ते हो तुम लोग, बारात में देखो दिखाता है प्रचार में कि हीरोइन आती है और चॉकलेट खाती है, खूब कूदने लगती है एकदम, ये सब कोको का ही बना होता है। आ रहा समझो ना, कोका कोला से लेकर चॉकलेट तक जो बनता है किस चीज़ का बनता है, बच्चे खूब पसंद से खाते हैं कोको, और उसके बाद मसाले, रबड़, नारियल आदि की कृषि की जाती है। रबड़, मसाला हो, कोको हो, चाय हो, कहवा हो, ये कौन सी कृषि में आते हैं बच्चे, रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि, ये जब भी कोई व्यक्ति इसका खेती करेगा तो अपने लिए कम, इसको बेचकर पैसा कमाने के उद्देश्य से जो खेती की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रोपड़ कृषि। समझ में आ रहा है ठीक से। आगे हम कहेंगे रोपड़ कृषि की प्रमुख विशेषताएं। तो रोपड़ कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है बच्चे, तो रोपड़ कृषि में कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्षेत्र में इसको रोपा जाता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन, तकनीकी आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। इसमें समझ लो, कोको लगा दिए तो कोको, चाय लगा दिए तो चाय, रबड़ लगा दिया पेड़ तो रबड़ ही रबड़, नारियल लगा दिए तो नारियल ही नारियल, ऐसा पेड़ लगाया जाता है बच्चे, काफ़ी संख्या में, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है बच्चे, तो इसमें सस्ते श्रम और सुगम यातायात की जरूरत होती है। कोई भी खेती करेंगे, कोई भी व्यवसाय करेंगे तो तुम्हें श्रम जो चाहिए, श्रमिक जो चाहिए, मजदूर चाहिए, वो महंगा मजदूर खोजोगे तुम लोग कि सस्ता, सस्ता। इसीलिए इसको कॉमन को ये सेंटेंस है, सब में लिख देना। अरे कोई भी बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, हम लोग चाहेंगे क्या कि महंगा महंगा मजदूर आए, खूब ढेर मजदूरी दे दें तो हमको फायदा होगा जी, नहीं। इसलिए सस्ते मजदूर ढूंढे जाते हैं। और यातायात के साधन होना चाहिए। मान लो हम यहाँ पे कोको उपजा दिए, नारियल उपजा दिए, अब मान लो केरल में नारियल उपजा दिया गया, लाना है बिहार में, तो जाने का आने जाने का रास्ता सुविधा बढ़िया होना चाहिए ना जी। अब कहता है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बगान को फेजेंडा कहते हैं। क्या कहेंगे, अरे बोल ना रे, तू बोल नहीं रहा बच्चा, क्या कहेंगे, बेजेंडा। अरे बेजेंडा एजेंडा नहीं रे, फेजेंडा, फेजेंडा। देखो वहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हूँ, फेजेंडा। अभी पढ़ रहा है एकदम भाजपा का एकदम झंडा ढो रहा है, कहता है एजेंडा। देख रहा है, मुझे क्लास में रख नहीं देखते, ये भी गलत है। अब हम पढ़ेंगे वाणिज्य, पढ़ रहे हैं क्या, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ये भी एक कृषि का प्रकार है। एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, नाम से ही स्पष्ट है बच्चे। विस्तृत माने बहुत ढेर स्तर पर, व्यापक स्तर पर। वाणिज्य माने क्या, रुपया पैसा कमाने वाला। अनाज, ऐसा अनाज उपजाएं, कृषि माने ऐसा खेती करके अनाज उपजाना है कि वाणिज्य तौर पे माने रुपया पैसा बढ़िया से हम कमा सके, तो उसको बोलेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। कहता है कि बहुत बड़े आकार वाले खेतों में यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि को विस्तृत वाणिज्य कृषि कहा जाता है। कहता है इस कृषि में श्रमिकों का उपयोग कम और मशीनों का उपयोग अधिक किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, देखो, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इसको ठीक से समझो। जब हम बड़े बड़े खेतों में
मनुष्य के जगह पे मशीन रख दे। अब मशीन ही ऐसा माने व्यवस्था कर दे कि मशीन ही खेत को जोत दे, मशीन ही उसको एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं, हेंगा दे। भोजपुरी में बोलते हैं हेंगा देना। हेंगी समझता है ना सर? हाँ, कई सारा लड़का तो हेंगी पे जाके पीछे बैठ जाता है। अब पता चलता है एकदम बैल वाला हेंगी पे बैठ गया। अब पता चलता है कि जो बैल को चलाने वाला है वो छोड़ दिया, चला गया, और लड़का नीचे हेंगी ऊपर, अब बैल हेंगा दिया उसको। तो ऐसा कभी तुम लोग के साथ हुआ कि नहीं बच्चा? खैर मेरे साथ हुआ है। मैं ही बैठ गया हेंगी पे। मैं शहर से जब जाता था गांव में तो मन करता था कि अरे थोड़ा सा मैं भी हेंगी पे बैठूं। और तुम लोग तो बैठता ही है, बैलगाड़ी आगे जाती दौड़ के बाहर पीछे बैठ जाएगा, फिर उतर जाएगा। बच्चों को इसमें आनंद आता है बच्चे। तो मतलब क्या कि ऐसा खेत हो जिसमें हम मशीन रख लें। अब मशीन के द्वारा ही समझो कि जैसे आलू डालना है खेत में, तो बच्चे, हम मध्य प्रदेश में गए तो मध्य प्रदेश में मैंने देखा कि यह आगे का मान लो ये मशीन है, ठीक है ना जी। अब मशीन के पीछे एक कूपी की तरह लगा दिया जाता था। किसकी तरह? देखो ऐसे कूपी की तरह। यहाँ आलू काट के डाल दिया गया, यहाँ आलू काट कर डाल दिया गया, और नीचे से हल चल रहा है, और यहाँ ऐसा जगह नीचे बना रहता है यहाँ पर कि सिर्फ एक आलू का टुकड़ा गिरेगा। एक आलू का टुकड़ा गिरा, मशीन चल रहा है, फिर एक 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 करके गिरते चला जाएगा, उसमें आदमी की जरूरत नहीं है। और इसी के पीछे में हल फल लगे रहते हैं ऐसे, वो मिट्टी को, यहाँ आलू गिरा, देखो यहाँ पे आलू गिरा, अब पीछे हल फल लगा, मिट्टी इस पर चढ़ाते हुए ऐसे लग जाता है कि मिट्टी इस पर चढ़ते हुए चल जाता है। एक ही साथ ऐसा ऐसा खेती कर लिया जाता है, तो इसको हम ऐसा बोलेंगे, ठीक है बच्चे। अब देखो, अब इसमें मैं क्या लिखवाया हूँ, आगे पढ़ते हैं हम लोग। सहकारी कृषि। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? सहकारी कृषि। इसे समझो, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाता हूँ मैं इस पर। कहता है जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इस कृषि में सहकारी संस्था कृषकों को कृषि से संबंधित चीज़ों की खरीद करने, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने में सहायता करती है, ताकि अधिक से अधिक फसलों को लाभ हो सके। सहकारी कृषि क्या है बच्चे? समझो। सह माने होता है साथ। गांव में कभी कभी क्या होता है, कृषक एक समूह बनाते हैं। मान लो कि ये लड़कों का एक समूह है, लड़कियों का समूह है। लड़कियां कहती हैं कि हम लोग 2 बैल रखेंगे, और लड़के भी कहते हैं कि हम लोग भी 2 ही बैल रख लेते हैं। और खेती करना होगा तो 2 बैल, लड़कियां कहेंगी भाई तुम लोग 2 बैल अपना मुझे दे दो, तो लड़कियों के पास कितना बैल हो गया? 4। तो 2 ठो वो समझो कि वो क्या करेगा, हल 2 खेत में एक ही साथ चला लेंगे। प्राय गांव में देखोगे एक एक बैल आदमी रखता है। कितना रखता है जी? एक बैल। एक बैल से खेती हो सकती है क्या? लेकिन एक बैल रख कर भी लोग खेती कर लेते हैं। क्यों? सहकारी कृषि कर। सह माने साथ। कहते हैं भाई तुम्हारा जब खेती करना हो तो हमारा बैल तुम ले लो, तो तुम्हारे पास 2 बैल हो जाएंगे, आराम से खेती कर लोगे, हल चला लोगे। अब मुझे जब जरूरत होगा तो आप अपना बैल मुझे दे देना, मैं भी खेती कर लूँगा। अर्थात समूह बनाकर एक दूसरे के साथ खेती करने की पद्धति को क्या बोलते हैं हम लोग? सहकारी कृषि। समझ में आ गया बच्चे? इस प्रकार की कृषि की शुरुआत डेनमार्क, कहाँ हुआ था बच्चे? ऊपर कर बच्चे उसको। डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन तथा इटली में हुई। इस कृषि को सबसे अधिक सफलता डेनमार्क में मिली। सबसे ज़्यादा इसमें किसे मिला जी? डेनमार्क। इसमें समूह बनाकर लोग काम कर लेते हैं, माने अलग अलग व्यक्ति मिल जाएंगे और काम कर लेंगे, माने साथ साथ। सहकारी कृषि में और हम समझ लेंगे बच्चे, मान लो आज तुम्हारा खेत का रोपनी होने जा रहा है, धान की रोपनी हो रही है, तो हमसे कहोगे तो मैं तुम्हारे खेत में आ जाऊंगा और तुम्हें धान की रोपनी में साथ दे दूंगा। अब कल मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो तुम क्या करोगे? तुम भी आ जाओगे। तो इस तरीके से हम लोग साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। अब अगला कृषि हम पढ़ने जा रहे हैं सामूहिक कृषि। क्या पढ़ेंगे बच्चे? सामूहिक कृषि। वह कृषि जिसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व संपूर्ण मानव समाज का हो तथा जिसमें उत्पादन सामूहिक श्रम पर आधारित हो, इसे सामूहिक कृषि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की कृषि का प्रारंभ सबसे पहले सोवियत संघ में हुआ।
कहाँ पे हुआ था बच्चे? जहाँ उसे कहता है कोलख भोज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कोलख भोज। पूछता है परीक्षा में कि कोलख भोज क्या है, तो बोलेंगे सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोलख भोज के नाम से हम जानते हैं। इस कृषि में सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन, श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। इसमें कृषक अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखता है। इस कृषि में सरकारी उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य, माने इस कृषि में सरकार जो होता है उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है एवं उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। लक्ष्य से अधिक उत्पादन होने वाला भाग सभी सदस्यों को वितरित कर दिया जाता है या बाजार में बेच दिया जाता है। सभी सदस्यों का तो उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति के आधार पर भुगतान किया जाता है। समझो, सामूहिक कृषि में गांव के या किसी भी हाल के कई सारे लोग मिलकर और तब खेती करेंगे। हमें उत्पादन करना है, मान लो कि थोड़ा सा आलू प्याज भंडा चाहिए तो छोटा सा खेत अपना रख लेते हैं, बाकी सब लोग अपना खेत मिला देंगे। मानो कि मेरे पास 1 बीघा ज़मीन है, तुम्हारे पास 2 बीघा, उसके पास 5 बीघा है, हम लोग का अगल बगल ज़मीन है, तो हम लोग अपना खेती नहीं करेंगे, ठीक है ना। सब आदमी अपना अपना खेत क्या किए, एक ही साथ मिला दिए। 5 बीघा, 3 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा, कितना हो गया बोलो? 5, 3, 2, 1, कितना हो गया? अब 11 बीघा खेत में हम लोग सब आदमी क्या करेंगे? मिलकर खेती करेंगे, सब आदमी मिलकर। और सब अकेले खेत में काम करने में मज़ा नहीं आता है बच्चे, लेकिन जब 11 बीघा पे जब एक ही साथ बाउंड्री फाउंड्री सब हटा देंगे, कागज़ पे लिखा जाएगा मेरा खेत यहाँ है, इतना का खेत इतना था, सब आदमी मिलकर खेती कर लिए। और खेती करने के बाद जब फायदा होता है तो 5 बीघा वाले को 5 गुना में दे दिया जाता है, 3 बीघा को 3 गुना, 2 बीघा को 2 गुना, 1 बीघा वाले को 1 गुना लाभ दे दिया जाता है। बाद में जाकर आपस में लाभ क्या करते हैं? बांट लेते हैं। तो इस प्रकार की खेती को हम क्या बोलेंगे? सामूहिक खेती। मानो जैसे बच्चे, ये बहुत सरसे माने खेती है, समझो। अगर तुम लोगों के पास किसी के पास 4 कट्ठा, किसी को 5 कट्ठा, किसी को 8 कट्ठा है, सब अकेले जाओगे तो मेहनत करना पड़ेगा। और अगर सामूहिक रूप से सब मिला लिए और उसी के अनुपात में लाभ जो होता है बांट लिए, तो सुरक्षा भी सब आदमी, एक आदमी जाएगा तो सबके खेत की सुरक्षा हो जाएगी कि नहीं? और नहीं तो अलग अलग करेंगे तो सब आदमी को ना रात भर जगना पड़ेगा। इस तरीके एक आदमी जग जाएगा तो सबकी खेत की सुरक्षा हो जाएगी। ये हुआ हमारा खेती। तो इस प्रकार खेती का कई सारा प्रकार हमने बता दिया बच्चे। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें से खाना। अगले वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं? खाना। खेती के और भी कुछ प्रकार होते हैं बच्चे, जिसे मैं अगले वीडियो में छोटा सा टॉपिक करके तुम्हें समाप्त करूँगा।